स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर, दिख रही है। ठीक है, ओके। सो अगर आप लोग मेरे साथ साथ कोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम्म, देखो बेसिक से चलते हैं। रिएक्ट, पहले रिएक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिएक्ट जो है, ओहो, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनाने के लिए, अंकित एक बार म्यूट कर लो। रिएक्ट जो है वो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई है। क्या हुआ था, आई थिंक समवेयर अराउंड 2012, 13, 14 उस टाइम के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं याद। फेसबुक की एप्लीकेशन जो थी वो बहुत बड़ी हो गई थी। फेसबुक एक इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन थी कि आप लॉगिन करते हो, उसमें मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना एंड कंटेंट डालना, इमेजेस, वीडियोस, उसके बाद उस पर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो वो बहुत इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन थी। और वो जो इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन थी वो इतनी बड़ी हो गई थी और उनका कोड बेस इतना बड़ा हो गया था कि ब्राउज़र स्लो हो जाता था। जब वो ब्राउज़र में, क्लाइंट के ब्राउज़र में लोड होती थी तो ब्राउज़र स्लो हो जाता था। तो दे वांटेड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। उनकी इंजीनियरिंग टीम में कोई सॉल्यूशन किसी ने ढूंढा और उन्होंने रिएक्ट इंट्रोड्यूस किया। क्या प्रॉब्लम आई थी, उसको रिएक्ट ने कैसे सॉल्व किया, ये देखेंगे। बट रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और उन्होंने इसको कुछ टाइम यूज़ किया और फिर ओपन सोर्स कर दिया। ये देखो गिटहब का लिंक है। ओपन सोर्स मतलब रिएक्ट का जो कोड है वो फेसबुक ने हाइड करके नहीं रखा हुआ, क्लोज्ड नहीं है, ओपन सोर्स है। ये देखो facebook/react, ये रिएक्ट का सोर्स कोड है। मैंने जब रिएक्ट नया सीखा था तो जोश जोश में मैं इसके सोर्स कोड में जंप किया था और बहुत दिन इस पर स्पेंड किए थे मैंने। तो ये मैंने सोर्स कोड जो है अपने ग्रुप में शेयर कर लिया है। इफ़ यू वांट, आई वुड रिकमेंड, आई वुड इनकरेज यू, कूदो सोर्स कोड में और देखोगे कैसे क्या बना हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही लर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपके अगर सिस्टम में नोड जेएस है तो आप रिएक्ट रन कर सकते हो। बट होता क्या है, रिएक्ट ना एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। हमने अभी तक जो डॉम मैनिपुलेशन करी थी वो बहुत सिंपल था। रिएक्ट में बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज़ और अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ आते हैं और फिर मिलकर रिएक्ट बनता है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली स्क्रैच से रिएक्ट नहीं बनाते, आप कोई ना कोई सर्विस यूज़ करते हो, जिनमें से एक है वीट। एक थी पहले, अभी भी है शायद पर बंद होने वाली है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप अभी भी क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करना बंद कर दो, वो पुराना हो गया। अब वीट यूज़ होता है, उससे बेटर है, उससे फास्ट है। आप वीट यूज़ करते हो, इसकी कमांड रन करते हो आप अपने, जैसे मैंने वी एस कोड ओपन किया हुआ है, वी एस कोड के टर्मिनल में कमांड रन करूँगा और ये मुझे फटाफट एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना देगा, बॉयलर प्लेट। ये मुझे जल्दी से रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा। देखो ये कमांड दी हुई है, npm आप यूज़ कर सकते हो, यान यूज़ कर सकते हो, pnpm, ये अभी छोड़ दो। कमांड रन करते हैं और एक सिंपल बॉयलर प्लेट रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू विंडो ओपन करें, रिएक्ट मास्टरी में, बैश। मैं यान यूज़ करता हूँ, आप npm यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। यान क्रिएट वीट, कमांड यही है, यान क्रिएट वीट। अभी देखो ये क्या करेगा, मैं इसको एंटर मारूंगा। अब ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। इसका अभी नाम रख देते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट, एंटर। अब ये कह रहा है कि इनमें से आप कौन सा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी चूज़ करना चाहते हो प्रोजेक्ट के लिए। हमें यूज़ करना है रिएक्ट, एंटर मारेंगे, रिएक्ट
टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है या जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करना अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट। अब ये देखो यहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम से ये फ़ोल्डर बन गया और उसके अंदर कुछ और फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं। अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर रिएक्ट मास्टरी में ये प्रोजेक्ट बनाया हमने अभी इसको ओपन कर लिया VS कोड में। सर ये क्या बन गया, हमने पहले तो फाइल्स खुद बनाई थी index.js index.html, ये जादू से सब कुछ अपने आप आ गया। ये रिएक्ट और ये वीट की हेल्प से हमने एक बॉयलर प्लेट प्रोजेक्ट अपने आप बना लिया। आपका ये जो प्रोजेक्ट बनता है जो कि Node.js पे डिपेंडेंट होता है, रिएक्ट भी Node.js पे डिपेंडेंट है, जावास्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है, उस प्रोजेक्ट में एक मेन फाइल होती है, वो फाइल है package.json। ये फाइल भी अपने आप बनाई है, मैंने जो कमांड रन करी थी उस कमांड के साथ ये फाइल बन गई। इस फाइल में ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी मेन फाइल है प्रोजेक्ट की। इस फाइल में आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और कुछ कमांड्स होती हैं। नेम प्रोजेक्ट का रिएक्ट प्रोजेक्ट, वर्जनिंग उसके वर्जन्स क्या है, टाइप मॉड्यूल ये बाद में देखेंगे, स्क्रिप्ट्स ये कमांड्स हैं जो हम कमांड्स रन कर सकते हैं, अभी हम रन करेंगे इनको। डिपेंडेंसीज़ क्या है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट पे डिपेंडेंट है और रिएक्ट डॉम पे डिपेंडेंट है, आगे देखेंगे ये सब क्या होता है। और ये कुछ एक और लाइब्रेरीज़ हैं जिन पे डिपेंडेंट है। रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ बीच में डाउट आएगा तो हैंड रेस करना या अपने आप को अनम्यूट करना और मेरे से पूछ लेना, बस इग्नोरेंट मत होना। ये ना लाइब्रेरीज़ होती हैं NPM पे पब्लिश्ड होती हैं जो, अब देखो जैसे एक रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, हमने एंटर करा, जो भी लाइब्रेरी NPM पे पब्लिश्ड है, NPM एक प्लेटफॉर्म है जो कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बनाई हुई लाइब्रेरीज़ को मैनेज करता है। ये रिएक्ट लाइब्रेरी है। ऐसे ही इस पे और बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अगर कोई भी लाइब्रेरी NPM पे पब्लिश्ड है तो आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। हम इसको यहाँ ये वाली लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और ये सभी लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो डेव है ना, डेव वाली जो कमांड है, ये कमांड है जो हमारे प्रोजेक्ट को रन करेगी। रन करना मतलब हमारा प्रोजेक्ट रन होगा और हम उसको ब्राउज़र में देख पाएंगे। जैसे हम पहले HTML फाइल को रन करते थे तो वो ब्राउज़र में लोड हो जाती थी, ऐसे ही इसको हम रन करेंगे तो ये ब्राउज़र में लोड हो जाएगा। इसको रन करने के लिए कौन सी कमांड है, डेव। तो यहाँ हम लिखेंगे यान डेव, पहले यान लिखना है उसके बाद डेव लिखना है। ये जो कमांड है इसको रन कर देगा और देखो इसको रन करते हैं तो क्या होता है, हमारे को ये एरर दे रहा है। एरर क्या है, वीट कमांड नॉट फाउंड। देखो मैंने यान डेव रन किया, डेव ने इसको रन किया होगा क्योंकि आगे वीट लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है वीट कमांड नॉट फाउंड। वीट कमांड क्यों नॉट फाउंड है, क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। देखो ये जो यहाँ पे डिपेंडेंसीज बता रहा है ना, ये बता रहा है कि ये डिपेंडेंसीज हमारा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है, पर अभी ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल नहीं किया है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, यान इंस्टॉल। अब ये जो डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। ये जो यहाँ पे हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज दोनों, उनको इंस्टॉल कर रहा है। सर एक बार दोबारा बताना, कौन सा वाला पार्ट, इसके पीछे वाला, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक एक बार रिकैप कर दो। ठीक है। हमने पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने डायरेक्टली स्क्रैच से खुद ही फाइल्स बनाई थी और वो फाइल्स को खुद उनमें स्क्रैच से कोड लिखा था। बट रिएक्ट में क्या होता है, आप एक कमांड रन करते हो और वो कमांड आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे देती है। उस प्रोजेक्ट में बेसिक कोड होता है, बेसिक फाइल्स होती हैं जो भी आप यूज़ करने वाले हो, और वो जो कमांड है उनमें से एक है वीट। आप वीट यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। हमने यहाँ पे कमांड रन करी थी यान क्रिएट वीट,
जो कि ये कमांड तो है। सर ये वीट वीट फ्रेमवर्क है, मतलब रिएक्ट का वीट क्या है वीट मतलब? बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल क्या होते हैं वो आपको आगे पता लगेगा, ये फ्रेमवर्क नहीं है, बिल्ड टूल है। इससे पैकेजिंग टूल है, बिल्ड टूल है, वो क्या होते हैं आगे देखेंगे। अभी बस ये इतना याद रखो कि वीट आपको हेल्प करता है प्रोजेक्ट बनाने में। सर मैंने वीट से क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो सर नाम वीट प्रोजेक्ट रहा करके वो नाम चेंज नहीं हो रहा सर, उस पर क्लिक करके वो कर रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब किसका नाम नाम? चेंज नहीं हो पा रहे थे। प्रोजेक्ट का नाम? हाँ सर, वो वीट प्रोजेक्ट ही आ रहा था, मतलब उसको रीनेम रिएक्ट प्रोजेक्ट कर रहा था तो मतलब आ ही नहीं रहा था, कर्सर उस पर मूव ही नहीं हो रहा था, कोई मतलब बात नहीं, वो नाम के रीनेम साथ का। कर लो, वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, नाम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ऐसे करके प्रोजेक्ट क्रिएट किया और ये प्रोजेक्ट हमारा बन के आ गया। अब उसके बाद हमने पैकेज डॉट जेसॉन देखी। पैकेज डॉट जेसॉन जो है वो आपको बताती है कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वो बता रही है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसमें कमांड कौन कौन सी हैं। अभी आप इस इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हो, आगे हम देखेंगे कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब देखो ये मैंने जब यान इंस्टॉल यूज़ किया, यान इंस्टॉल रन किया, तो इसने ये सभी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर दिया और नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर एक नया बन गया। पहले ये फोल्डर नहीं था, अब ये यस बना सर। है। इसके अंदर ये सभी हमारी वो है डिपेंडेंसीज़। देखो अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है वीट है और ये रही वीट डिपेंडेंसी। रिएक्ट डिपेंडेंसी देखनी है कहाँ पर है, रिएक्ट पैकेज या लाइब्रेरी जो भी कहना चाहते हो। ये रहा रिएक्ट, ये रिएक्ट डॉम है, ये रहा रिएक्ट डॉम। ई एस लिंट देखना है, ई एस लिंट तो ई में चले जाते हैं, ये रहा ई एस लिंट। ठीक है, तो जो नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर होता है उसमें आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं। अब हम वो कमांड दोबारा रन करते हैं जिसमें पहले एरर आया था। पहले जब हमने यान डेव रन करी थी तो एरर आया था क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंसीज नहीं थी इंस्टॉल्ड। अब यान डेव दोबारा रन करते हैं तो क्या होगा, लोकल होस्ट 5173 पे प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। तो अगर हम ब्राउज़र में जाते हैं, लोकल होस्ट 5173 एंटर, ये देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है। और अभी हमने कोई कोड नहीं लिखा है, ये जो कोड है ये वीट ने और रिएक्ट ने हमको पहले से दिया है। इस कोड में हम चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। सर ये एंगुलर की तरह है क्या? एंगुलर फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है। लैब। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में जो डिफरेंस है वो ये है, मतलब बेसिकली कि फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइब्रेरी में उतनी सारी चीज़ें नहीं होती। लाइब्रेरी आपको इंडिपेंडेंस देती है कि बाकी सारा कुछ जो है वो आप अपने हिसाब से बना लो, बट फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ करते हो तो आपको उस फ्रेमवर्क के हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये देखो जो लास्ट क्लास में हमने किया था, क्या किया था, index.html फाइल बनाओ, उसमें एक div डाला, और ये पिछली क्लास का वो है कोड है, ये जो पहली क्लासेस में हमने किया है वो है, और script.js को लिंक कर दिया html से। script.js में हमने ये सब कुछ डाल दिया। ठीक है, अब रिएक्ट देखो क्या कर रहा है। ये रिएक्ट ने index.html अपने आप बनाई है। बॉडी, ये देखो बॉडी है, बॉडी में क्या है, div, और उसकी आईडी उसको दी हुई है रूट, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है जिसमें src/main.jsx फाइल को लिंक किया हुआ है। src उसके अंदर main.jsx, src main.jsx। ठीक है, हमने पहले क्या किया था, हमने .js फाइल यूज़ करी थी, index.js। यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, main.jsx। जो एक्सटेंशन है वो देखो JS नहीं है, JSX है। हम एक नई चीज़ सीखेंगे JSX, वो क्या होता है। JS इज़ फॉर जावास्क्रिप्ट एंड JSX की फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट XML। कहाँ गया, ये रहा।
ठीक है, ये जो कोड लिखा हुआ है ना, जो HTML के जैसा लग रहा है, वो JSX है। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है जो हमने जावास्क्रिप्ट में करी थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। यानी रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट आपके इंडेक्स डॉट HTML में एक जगह पर एक डिव बनाता है और उसको जावास्क्रिप्ट से लिंक कर देता है यहाँ पे। अब आप इसके अंदर जितना भी कोड लिखोगे, आपको HTML के अंदर जाना ही नहीं है, जितना भी कोड लिखोगे जावास्क्रिप्ट में लिखोगे और रिएक्ट उसको अपने आप HTML में लिंक करता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, इसने इंपोर्ट किया, आप इसमें मल्टीपल फाइल्स बनेंगी। इसने यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है ऐप नाम का वेरिएबल app.jsx फाइल से, ये रही app.jsx फाइल से ऐप नाम का वेरिएबल इंपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखो उस ऐप को यूज़ कर रहा है। app.jsx में जाते हैं, ये सारा देखो कोड है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है पर दिखता है HTML जैसा। ये div टैग याद है, HTML में हमने देखा है div टैग h1 बटन टैग, HTML जैसा दिखता है बट ये जावास्क्रिप्ट है। सर ये कैसे जावास्क्रिप्ट है, देखेंगे आगे, सारा देखेंगे। यहाँ तक समझ आया हमने क्या किया है? मोस्ट प्रोबेबली पूरी तरह समझ नहीं आया होगा, बट ये रिएक्ट का थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, बेयर विद मी। कोड करने लगेंगे समझ आने लगेगा, बट बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अब ये जो हमारी स्क्रीन पे जो रेंडर हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है वो ये कोड है। ये देखो, अगर वीट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है, मैं वीट के आगे 3-4 ई और लगा देता हूँ, इसको सेव करूँगा और ये पेज अपने आप रीलोड हो जाता है। रीलोड भी अपने आप होता है, इसको हॉट रीलोड बोलते हैं। और ये आगे उसके ई ऐड हो गए। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, ये सारा कोड हटाते हैं और खुद कोड करते हैं और देखते हैं रिएक्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने एक डिव टैग बनाया, उसमें p टैग डाला, हेलो वर्ल्ड आ गया स्क्रीन पे। ठीक है, और CSS देखो, सेम CSS बनी हुई है app.css, उसमें सेम CSS की स्टाइलिंग है। यहाँ पे app.css इंपोर्ट हो रही है और रिएक्ट उसको यूज़ करता है फ्लॉलेसली। एक बार app.css हटा देते हैं ताकि स्टाइलिंग, यहाँ चलो इसको रहने देते हैं। अब देखो, काउंटर अगर बनाना है, आप काउंटर कैसे बनाओगे? यहाँ मैं आपको ये समझाऊं कि ये HTML जो है वो, ये जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML में कैसे कन्वर्ट होती है। देखो यही बता देता हूँ पहले। JSX to HTML, in depth React, बेबल कंपाइलर। ये देखो, ये इस तरह से HTML लिखी जाती है, ये एक्चुअली JSX है। और वो अंडर द हुड रिएक्ट क्या करता है, वो आपका जो, यहाँ ये डिव का एग्जांपल लेते हैं, आपने ये डिव बनाया जो कि JSX है। हाँ जी अंकित बताओ, अनम्यूट कर लो अपने आप को, कोई क्वेरी है तो। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, डिव पहले लिया, रिएक्ट क्या कर रहा है, एक डिव नाम एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, क्रिएट एलिमेंट, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसमें डिव पास कर दिया एज अ स्ट्रिंग और क्लास नेम साइड बार पास कर दिया जो कि ऑब्जेक्ट है। हमने फंक्शन देखे थे, फंक्शंस क्या होते हैं, सेम उसकी तरह काम कर रहा है। और ये जो है उसको कन्वर्ट कर देता है।
पर उसको समझ कैसे आता है सर कि ये वाला जो है उसको वो समझ कैसे रहा है? ये तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स ही नहीं है। उसके लिए जो है ट्रांसपाइलर्स कंपाइलर्स यूज़ होते हैं। ये बेबल उसका एक एग्जांपल है। देखो इसमें मैं ये आपको दिखाता है कि आप यहाँ पे JSX लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट में वो कैसा दिखेगा कोड। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दूँ तो यहाँ पे इसमें देखो JSX फंक्शन को कॉल किया, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट पास किया p नाम का और दूसरा आर्ग्यूमेंट पास किया जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट पास होता है एक और फंक्शन के पास, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है वो एक और फंक्शन के पास होगा और वो फंक्शन वहाँ पे क्या करेगा, वो फंक्शन वहाँ पे ये सेम प्रोसेस करेगा कि क्रिएट एलिमेंट डिव, फिर उसमें जो चिल्ड्रन डालना है वो टेक्स्ट जो भी आपने पास किया है वो डाल दो और फिर वो उसको अपने आप पेरेंट पे अपेंड कर देगा चाइल्ड को। तो इस तरह से ये जो HTML है ये है जावास्क्रिप्ट, पर ये दिखता है HTML की वजह से है, HTML की तरह है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका डेवलपर है उसके लिए आसानी हो जाती है कोड लिखने में, कि वो सिर्फ HTML लिखता है और वो वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट में और डॉम पे चला जाता है। पर इसका फ़ायदा क्या है, क्यों करें हम ऐसा? इसको कर देते हैं H1 और यहाँ पे एक काउंटर बना के देखते हैं। काउंटर 0 बटन जो पहली क्लास में बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, डिक्रीज। ठीक है, अब क्या करें इस काउंटर के साथ? काम करेगा ये इंक्रीज डिक्रीज कुछ काम नहीं कर रहा। ये देखना कि हमने सिर्फ यहाँ पे HTML मेंशन किया और सारा कुछ यहाँ पे बन गया। मुझे बताओ कौन बताएगा क्या मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये काउंटर को ठीक कैसे करें? अभी इंक्रीज डिक्रीज पे कुछ भी क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा। व्हाट आर वी मिसिंग? लिसनर्स इवेंट लिसनर नहीं है हमारे पास। इवेंट लिसनर कैसे ऐड किए थे हमने? म्यूट कर लो। हाँ, हमने इवेंट लिसनर कैसे ऐड किए थे? जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उनकी आईडी ऐसे और करते थे? क्लास इनसे पिक करके फिर उस पे एक इवेंट लिसनर ऐड किया था थ्रू जावास्क्रिप्ट। हाँ करेक्ट, जो भी एलिमेंट था उस पर हमने किया एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इसमें क्या करेंगे, ऑन क्लिक पास करेंगे और फंक्शन को रेफ़र करेंगे, इंक्रीज काउंट। और इस फंक्शन में हम ऊपर एक और फंक्शन बना लेंगे। हमने फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शन पेरेंट। आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। हमने फंक्शन पढ़े हैं पर हमने ये तो नहीं पढ़ा ना कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन नहीं आ सकता। आ सकता है। अगर हम ब्राउज़र में जाके इसको देखें, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे रिटर्न 1, यहाँ पे हम कर दें रिटर्न चाइल्ड को ही कॉल कर रहे हैं हम। तो जब पेरेंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, 1 रिटर्न हो रहा है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो रिएक्ट ऐसा ही करता है। फंक्शन हमने यहाँ पे ये पास किया, और याद है ई पास किया था।
अब यहाँ पे क्या करें, पहले देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉल हो रहा है। हो रहा है कॉल? यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही डिक्रीज़ कर देते हैं। बट इसकी वैल्यू हमने पिछली बार जब काउंटर बनाया था एक वैल्यू डिक्लेयर करी थी, कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू 0, और काउंट को हमने यहाँ पे पास किया था। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, काउंट प्लस प्लस। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये चीज़ याद होगी। एरर दिखा रहा है, क्या एरर है? वार्निंग दिस विल थ्रो बिकॉज काउंट इज कॉन्स्ट। अच्छा, वो कह रहा है कॉन्स्ट है इसीलिए इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो इसको लेट कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्ट जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। अब इसको देखें, इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है? ये फंक्शन कॉल हो रहा है, हम काउंट की वैल्यू एक काम करते हैं, नीचे कंसोल लॉग करा के देखते हैं कि क्या काउंट की वैल्यू क्लिक के साथ इंक्रीज़ हो रही है। नहीं हो रही है, तो मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। console.log वर्किंग, क्या वर्किंग console log होगा? वर्किंग तो हो रहा है, बट इसकी काउंट की वैल्यू क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रही? सर वो क्योंकि जब हम चेंज कर रहे हैं सर, तो फंक्शन रिकॉल होता है, तो ये पूरा जो इसका लाइफ साइकिल है वो कुल मिला के वापस 0 सेट कर देती है काउंट को, इनिशियलाइज सर वापस इनिशियल वैल्यू पे। फंक्शन रीरेंडर नहीं हो रहा है सर, इसके लिए हमको स्टेट लगाना पड़ता है। करेक्ट। हम अब देखो, मैं इसको अगर फंक्शन के अंदर चेक करूँगा, 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, पर यहाँ पर 0 दिख रहा है। यहाँ पर क्यों 0 दिख रहा है? देखो, रिएक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक है कंपोनेंट और दूसरा है स्टेट। ये दो चीज़ें आपको मास्टर करनी है, आप रिएक्ट मास्टर कर लोगे। कंपोनेंट क्या होता है? देखो, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। ये जो ऊपर का एरिया है इसको बोलते हैं नैव बार, ये एक कंपोनेंट है। ये जो साइड पे मेन्यू आ रहा है ये एक अलग एक सिंगल कंपोनेंट है। ये एक हेडर है, ये बॉडी कंपोनेंट है। आप अगर किसी लॉगिन पेज पे जाओ, ये देखो, ये टेक्स्ट का एक अलग कंपोनेंट बनाया हुआ होगा। ये जो फॉर्म है, फॉर्म एक अलग कंपोनेंट है। ये नीचे फुटर एक अलग कंपोनेंट बना होगा, और ये जो पूरा का पूरा पेज है ये एक सिंगल कंपोनेंट होगा। उसके अंदर ये बाकी सारे चाइल्ड कंपोनेंट है। ये होता है कंपोनेंट। ये जो ऐप है ना, ऐप नाम का फंक्शन, इसको बोलते हैं कंपोनेंट रिएक्ट की भाषा में। और दूसरी चीज़ जो है वो है स्टेट। स्टेट क्या होती है? अब देखो, जैसे यहाँ इसी में दिखाता हूँ मैं आपको स्टेट क्या होती है। देखो, अभी हमने लेट काउंट नॉर्मली डिक्लेयर किया था, वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल था। अब हम यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट काउंट, एक सेकेंड, काउंट काउंटर सेट काउंटर। सर स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे आई गेस।
स्क्वायर थे क्या? चेंज हुआ था यार अभी। चलो अभी देख लेते हैं, कोई नहीं। अब ये देखो, ये रिएक्ट के जो पैकेज है उसमें ये यूज स्टेट है, हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट, जो हमारा याद है पैकेज डॉट जेसन में हमने देखा था, रिएक्ट नाम की लाइब्रेरी है जो हम एज ए डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। अब उस लाइब्रेरी में से हमने एक यूज स्टेट नाम का फंक्शन इंपोर्ट किया और उस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। उसको कॉल किया और उसमें काउंटर नाम का एक वेरिएबल आया। आप इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। अब एक बार प्रोजेक्ट में जाएं, तो ये अच्छा स्क्वेरी थी क्या? हाँ ये ठीक है। देखो सर सेट करना पड़ेगा उसको, काउंट को प्लस प्लस करके सेट करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 0 जानी चाहिए ना। हाँ तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ गई ना ये 14 पे, ठीक है। अब देखो इस काउंट की जगह हम ये काउंटर यूज़ करते हैं इस वेरिएबल की जगह पे, और यहाँ पे भी हमने ये कर दिया, इसको हटा दो। अभी क्यों नहीं हो रहा है कंसोल लॉग? आया 1 और यहाँ पे भी दिख रहा है। अब आया 2 और यहाँ भी दिख रहा है। देखो रिएक्ट क्या कहता है कि आपके पास दो मेजर आइटम्स हैं जो आपको हैंडल करनी है, एक है कंपोनेंट और दूसरा है स्टेट। आपको अगर कुछ विजुअल है, कोई स्ट्रक्चर या विजुअल चीज़ है जैसे कि HTML या CSS, तो उसके लिए आपको ये JSX यूज़ करना है, HTML में रेंडर कर देना है। बट अगर कोई डेटा है, स्टेट का मतलब आप मान के चलो डेटा, कोई डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, डेटा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाना है, ब्राउज़र में दिखाना है, उसके लिए आप यूज़ करो स्टेट। यानी स्टेट आएगी यहाँ से। मैंने जो काउंट वेरिएबल बनाया था, इसका नाम चाहे काउंट रख दो, बट वो जो वेरिएबल है वो यूज स्टेट में से आना चाहिए, यूज स्टेट में से आना चाहिए। कंपोनेंट भी दो तरह के होते हैं, एक क्लास होता है और एक फंक्शन वाला कंपोनेंट होता है। क्लास वाले में अभी नहीं जाएंगे, फंक्शन वाले मेजरली यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, मुझे भी यही पसंद है तो फंक्शन वाले यूज़ करेंगे। अगर आप यूज स्टेट में से आपका वेरिएबल आया है और वो वेरिएबल आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, तो जब वो वेरिएबल अपडेट होगा तो स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आप ऐसा नॉर्मल ये वाला जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल स्क्रीन पे दिखाओगे तो वो वेरिएबल जब अपडेट होगा तो नहीं दिखेगा, चेंज आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। उसकी जो भी पहली वैल्यू होगी दिख जाएगी, पर जब वैल्यू अपडेट होगी वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। स्टेट वाली जो होगी वो दिखेगी। अब हमारी स्टेट वाली है, ये प्रॉपरली हमारा काउंटर जो है अब काम कर रहा है। सेम चीज़ करते हैं डिक्रीज़ के साथ। फंक्शन सेट काउंटर काउंट -1। और दूसरी चीज़ जो हमें नोटिस करनी है वो ये कि आप स्टेट वाला जो वेरिएबल है उसको नॉर्मली प्लस प्लस के साथ अपडेट नहीं कर सकते, या असाइनमेंट के साथ == के साथ अपडेट नहीं करना। उसको अपडेट करने के लिए ये एक और फंक्शन आपको मिलेगा, आपने ये ही फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ हमने काउंट वेरिएबल मिला, उसको हमने स्क्रीन पे दिखा दिया, पर जब उसको अपडेट करना है तो ऐसे नहीं कर सकते आप
कि आपको काउंट इज़ इक्वल टू 20 कर दिया या काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया। डायरेक्टली काउंट को अपडेट नहीं करना, रिएक्ट उसे अपडेट करेगा। आपको सेट काउंटर जो भी यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा, सेकंड वेरिएबल होगा, वो फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल करके जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू उसमें डालोगे। वो स्टेट वेरिएबल को अपडेट कौन करेगा? रिएक्ट खुद करेगा। वो अंडर द हुड कैसे करता है बाद में देखेंगे। दो चीज़ें हैं, एक कि जो मैजिक सॉर्ट ऑफ हो रहा है, ये मैजिक क्यों हो रहा है, अंडर द हुड बिहाइंड द सीन रिएक्ट कैसे काम करता है, जो ये सब मैजिक होता है वो हमको अभी समझ नहीं आएगा, इसलिए हम आज नहीं पढ़ेंगे। एक दो बार रिएक्ट से छोटी छोटी चीज़ें बना लेंगे, हमको समझ आएगा कि रिएक्ट क्या कर रहा है। उसके बाद मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि ये JSX एक्चुअली कैसे काम करता है, ये डॉम रिएक्ट अंडर द हुड कैसे डॉम मैनिपुलेशन कर रहा है, और नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन से ये क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों सारी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। सर ये जो फंक्शन बनाया ऐप करके, तो इसको फंक्शन को कॉल कहाँ किया है सर? ये देखो, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे बनाया, फंक्शन ऐप बनाया, और यहाँ पर अच्छा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है, यानी इस फाइल में से हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। अब ये इंपोर्ट कहाँ हो रहा है? main.js में जाओगे, यहाँ पे ऐप इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर उसको कॉल किया हुआ है। क्योंकि ऐप भी एक कंपोनेंट है, तो आप कंपोनेंट को JSX की तरह कॉल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। जो ये भी एक फंक्शन ही, पर रिएक्ट में देखो डिफरेंस क्या होता है। कोई नॉर्मल फंक्शन है ना, आपने जिसको यूज़ करना है, तो उसका पहला लेटर आपको स्मॉल रखना है। जैसे इसमें इंक्रीज़ में मैंने I को स्मॉल रखा है, डिक्रीज़ में D को स्मॉल रखा है। पर अगर वो कंपोनेंट है, जो आपको एक फंक्शन है जो कंपोनेंट है, उसका पहला लेटर आपको बड़ा रखना है। ये भी फंक्शन है पर ये कंपोनेंट नहीं है, ये रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए इसका पहला लेटर स्मॉल है। ये भी एक फंक्शन है पर ये रिएक्ट कंपोनेंट नहीं है, पहला लेटर स्मॉल है। ये रिएक्ट कंपोनेंट है, तो इसका पहला लेटर बड़ा रखना है, और उसमें नीचे रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिसमें कुछ ना कुछ JSX जारी होती है। तो सर जो भी फंक्शन अगर हम अपने मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाएंगे तो ऐप के थ्रू ही बनाएंगे सर? हाँ, ऐप के थ्रू ही जाएगा। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, पर चेंज करने का कुछ फ़ायदा वहाँ नहीं भी है। करना पड़ेगा सर? हाँ हाँ, आपको अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, यहाँ पे हमने एक और बनाया, हेलो वर्ल्ड ही नाम रख देते हैं कंपोनेंट का। और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर रहे हैं डिव को, और उसके अंदर एक h1 रिटर्न कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। अब ये देखो, ये कंपोनेंट हम इस कंपोनेंट के अंदर कॉल कर देंगे, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है। आप इसको JSX में कॉल कर सकते हो इस तरह से, जैसे नॉर्मल HTML वाला सिंटैक्स होता है। ये हेलो वर्ल्ड को हमने यहाँ पे इस तरह से कॉल किया है, सेव किया, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक कंपोनेंट फंक्शन है जो ये HTML को रिटर्न कर रहा है। हमने इसको यहाँ पे कॉल किया, और ये ऊपर वाले कंपोनेंट में इस हेलो वर्ल्ड को रिटर्न कर देगा, और हेलो वर्ल्ड ये बाकी HTML कोड के साथ रेंडर हो जाएगा ब्राउज़र में। और ये जो ऐप है, सर हाँ बताओ। एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इसको? इसको एक्सपोर्ट आप एक्सपोर्ट तब करोगे जब आपको इसको किसी और फाइल में यूज़ करना है। इस हेलो वर्ल्ड को हम सेम फाइल में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। ऐप एक्सपोर्ट क्यों हो रही है? क्योंकि ये किसी और फाइल में यूज़ हो रहा है। तो main.jsx में जाओगे, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, क्योंकि इधर हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट किया। तो सर यहाँ फंक्शन बना के कहीं भी कॉल कर सकते हैं सर? आपने नीचे डिक्लेयर करके ऊपर कॉल किया है, तो मतलब जैसे होस्टिंग जैसा होता है। हाँ हाँ, करेक्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है। यस सर। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल लेट इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब ये जो वेरिएबल है, ये आप इसके नीचे ही यूज़ कर सकते हो। ऊपर अगर कॉल करोगे तो वो एरर देगा, वो कहेगा कि ये वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि अभी जो थ्रेड है, थ्रेड अभी ऊपर है, और वो ऊपर से नीचे आता है और चेक करता है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल, यहाँ इधर देखो console.log, यहाँ यहीं दिखा देता हूँ, console.log varb, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया
सर वहाँ पे अच्छा वो रिएक्ट कर्ली अलाउ ही नहीं ब्रेसेस करेगा। रह गया हाँ हाँ ऊपर ऊपर। ये वैसे जावास्क्रिप्ट है, मतलब अब बेसिकली वो ये रिएक्ट से हटके है, इसको रहने देते हैं। पर अगर आप वो है क्या नाम है, हेलो वर्ल्ड कहाँ गया, अगर फंक्शन है तो फंक्शन को आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। फंक्शन मैंने नीचे डिक्लेयर किया है बट वो ऊपर भी कॉल हो सकता है, क्योंकि फंक्शन जो आपका कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का, वो पहले एक बार ऊपर से नीचे जाता है और सारे फंक्शंस को होइस्ट कर लेता है, उसके बाद दोबारा ऊपर से नीचे जाता है और उनको कॉल करता है। तो फंक्शन के केस में ये चीज़ चल जाती है कि आप ऊपर डिक्लेयर करो, नीचे डिक्लेयर करो, या ऊपर कॉल करो या नीचे कॉल करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वेरिएबल जो होंगे उनमें दिक्कत होती है। तो बेसिकली हमने अभी ये समझा है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और कंपोनेंट के अंदर अगर आपको कोई डेटा दिखाना है, जो आप चाहते हो कि वो डेटा अपडेट होता रहे, तो आपको यूज़ स्टेट यूज़ करनी है। अब इसमें हम धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे, पर पहली क्लास में नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। सर जो यूज स्टेट यूज किया सर, उसमें मतलब कितने भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं ना, जिस जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें लेट काउंट से सेट काउंटर, तो ये इनबिल्ट फंक्शन है क्या सर ये रिएक्ट का सेट काउंटर? हाँ, नहीं सेट काउंटर इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, मतलब वो फंक्शन है पर इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। सेट एनीथिंग नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वेरिएबल जैसे वेरिएबल काम करते हैं कि आप नाम कुछ भी रख सकते हो, तो उसी की तरह है। पर कन्वेंशन है तो कि सर इसको जैसे हम हाँ बताओ। जैसे हम लोग जेएस में सर काउंट लेट काउंट इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया, अगर हम काउंट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो काउंट प्लस प्लस कर देते सर, तो इस मतलब वैसे नहीं कर सकते हम, मतलब सेट काउंटर के थ्रू ही उसको मतलब वैसे नहीं कर इंक्रीज सकते, करेंगे? नहीं वैसे नहीं कर सकते, वो रिएक्ट अलाउ नहीं करता। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे, जब अंडर द हुड हम देखेंगे ना रिएक्ट कैसे काम करता है, तब हमें समझ आएगा कि रिएक्ट क्या करता है। रिएक्ट, आपने जब रिएक्ट को पहली बार कॉल किया ना, तो रिएक्ट आपको ये पिक्चर दिखाएगा। फिर उसके बाद आपने जब इस बटन पे क्लिक किया, इस बटन में इंक्रीज बटन पे क्लिक किया, तो रिएक्ट दोबारा इसको री-रेंडर करता है। जो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में स्टेट चेंज होती है, तो रिएक्ट इसको दोबारा से रेंडर करता है। ये पूरा का पूरा जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा दोबारा रेंडर होगा। और दोबारा रेंडर होते वक्त रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट कंपेयर करता है कि कुछ चेंज तो नहीं है, और तब उसको दिखता है कि हाँ ये नंबर पहले 0 था अब 1 हो गया है, तब वो इस 1 को रेंडर करता है। तो वो दोबारा रेंडर कब करता है, जब स्टेट में चेंज होगा। ये जो काउंट नाम की स्टेट है, अगर इसमें चेंज होगा तो वो पूरे की पूरी स्क्रीन को दोबारा रेंडर करता है, मतलब कंपोनेंट को ये सब दोबारा रेंडर करेगा वो। तो स्टेट का जो चेंज होना है वो रिएक्ट में थोड़ा क्रिटिकल है, इसीलिए रिएक्ट आपको अलाउ नहीं करता कि स्टेट आप अपने आप चेंज करो। उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, वो अंडर द हुड कैसे करता है रिएक्ट आगे जाके देखेंगे। पर आपको अगर स्टेट अपडेट करनी है तो सिर्फ ये फंक्शन कॉल करके करनी है। सर जो यूज स्टेट का डिफॉल्ट वैल्यू हमने डिक्लेयर किया है 0, वो कुछ भी कर सकते हैं सर? कुछ भी कर सकते हो आप इसको। तो सर वहाँ पे स्क्रीन पे अच्छा रेंडर है यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ के बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ से वो आगे चलेगा। सर तो बेसिकली यूज स्टेट का काम मतलब यूज स्टेट का काम सिर्फ इतना है कि अगर आप सपोज करो लेट काउंट इज इक्वल टू 0 किया, तो इसको रिएक्ट स्टेट नहीं मानता। ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल तो है, वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, बट ये स्टेट नहीं है। तो जब आप इसको काउंट को +1 करोगे और अगर इसको स्क्रीन पे दिखाना चाहोगे, तो ये अपडेट तो हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर इसको कंसोल लॉग करूँ, COUNTT कंसोल लॉग में देखना, ये अपडेट तो होगा। ये 0 है, इंक्रीज़ करूँगा तो 1 हो गया, फिर दोबारा इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ? अच्छा, जब ये री रेंडर हो रहा है तो ये दोबारा इसको वो कर रहा है, हमको ये हटाना पड़ेगा तब दिखेगा ये देखो 0 है,
2 3 4 5 6 7 नहीं नहीं ये नहीं Yes, हो sir. रहा। ओहो ये मैंने हटा दिया। 1 2 3 अपडेट हो रहा है, पर Yes, यहाँ sir. पे नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे ज़ीरो ही है। यहाँ पे ज़ीरो क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है। जब आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को अपडेट करते हो तो रिएक्ट ये पूरे कंपोनेंट को दोबारा रेंडर नहीं करता। मतलब ये जो कंपोनेंट है दोबारा रेंडर नहीं हो रहा। तो यानी जो स्टार्टिंग में इसको ज़ीरो वैल्यू मिली थी वो ज़ीरो वैल्यू ही दिख रही है। बट जब आप स्टेट वेरिएबल को यानी इस काउंट को जब आप अपडेट करोगे सेट काउंटर कॉल करके, तो रिएक्ट इसको दोबारा रेंडर करेगा और चेक करेगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू पहले जो थी अभी भी वही है या चेंज हो गई है। अगर चेंज हो गई है तो वो नई वैल्यू दिखाएगा। अब अगर हम इसको इंक्रीज़ करें 6 7 8, अब नई वैल्यू दिख रही है। समझ आया Yes, sir. कि क्यों हमको यूज स्टेट यूज़ करना है? अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज करेंगे तो हमें कंसोल में ही बस जो चेंजेस होंगे वो दिखाएंगे, वो रेंडर नहीं करेगी वो पूरी। स्क्रीन पे रेंडर नहीं करेगा जो चेंजेस होंगे। तो ये दो चीज़ें हैं। एक है कंपोनेंट, जो यहाँ एक सिंपल हमने कंपोनेंट बनाया। ये कंपोनेंट ऐसा है जिसमें स्टेट नहीं है, कुछ स्टेट नहीं है, स्टैटिक कंपोनेंट है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड है, कुछ अपडेट नहीं होता। तो यहाँ हमको यूज स्टेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपोनेंट है जो स्टैटिक नहीं है, काउंट नाम का इसमें एक स्टेट वेरिएबल है जो अपडेट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने यूज स्टेट यूज़ किया। अब वो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और फिर इनर HTML, उसके बाद सेट एट्रीब्यूट और उसके बाद फाइंड बाय आईडी, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये यहाँ पे HTML लिखोगे, ऊपर ये फंक्शन ये थोड़ा सा लिख दिया और आपका काउंटर तैयार हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? कन्फ्यूजन? आई एम अज्यूमिंग कि कन्फ्यूजन कुछ हो रहा होगा बच्चों को, मोस्ट प्रोबेबली, बट वो पूछ नहीं रहे। अगर है तो पूछो। कई बार ऐसा होता है कि क्या पूछना है, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है नहीं समझ आता, बट अनम्यूट करो और पूछ लो। पहली बार अगर रिएक्ट देख रहे हो या अगर पढ़ रहे हो, हाँ। सर अगर कोई पूछा मतलब वीट का मतलब यूज हम क्यों कर दे, तो सर क्या बताएंगे सर? देखो वीट जो है ना, अभी आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको अगर सीधी भाषा में बताऊं, अभी के लिए आपको ये समझना है कि वीट आपको हेल्प करता है एक बॉयलर प्लेट प्रोजेक्ट बनाने में। मतलब ये एक एक फाइल आपको हाथ से नहीं बनानी पड़ी, ये पूरा का पूरा पैकेज डॉट जेसॉन आपको हाथ से नहीं लिखना पड़ा, गिट इग्नोर ये सब आपको हाथ से नहीं लिखना पड़ा, ये 2 फोल्डर पब्लिक और ये SRC फोल्डर आपको खुद नहीं बनाने पड़े। ये काम आपको वीट ने करके दिया अभी के लिए। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो। उससे ज़्यादा एडवांस में अभी जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले वीट से पहले जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप होता था, अभी भी है। हाँ अभी भी है शायद, अभी पता भी नहीं। यूज कर, हाँ सर अभी भी का होता है यूज। हाँ पर इसकी सपोर्ट जो है ख़त्म होने वाली है, ये यूज़ करना बंद कर दो। वीट पे शिफ्ट हो जाओ टाइमली, वीट इज़ बेटर। टाइम बचेगा। ठीक है, ये हमने देखा कि स्टेट कैसे क्रिएट होती है, बटन कैसे क्रिएट होते हैं वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाले। अब एक हम इसमें लिस्ट रेंडर करके देखते हैं। स्टूडेंट्स लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट नाम से हमने एक कंपोनेंट बनाया, या अलग कंपोनेंट ही बनाते हैं। देखो रिएक्ट में कुछ कन्वेंशंस हैं। जब आप कोई कंपोनेंट बनाते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, तो एक फ़ोल्डर बना लिया जाता है जिसका नाम हम रखते हैं कंपोनेंट्स, और उसके अंदर कंपोनेंट्स बनाते हो। यहाँ हमने एक कंपोनेंट बनाएंगे, ये कंपोनेंट है इसीलिए इसका पहला लेटर कैपिटल है, स्टूडेंट्स लिस्ट डॉट JSX। अब इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स लिस्ट।
इधर अब स्टूडेंट लिस्ट ये दिखा रहा है, रेड स्क्विगली लाइन आ रही है, मतलब ये कह रहा है स्टूडेंट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। देखो इज़ नॉट डिफाइंड। हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे दूसरी फाइल में से, इंपोर्ट स्टूडेंट्स लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स स्लैश स्टूडेंट लिस्ट। सेव किया और ये स्क्विगली लाइन हट गई। अब यहाँ पे हम इसको रीलोड करें, हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि दूसरी फाइल से कंपोनेंट हमने एक्सपोर्ट किया, इस फाइल में हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे, और इधर इसको रेंडर कर दिया। अब इसको रेंडर करना है हमने, एक लिस्ट रेंडर करनी है। एक लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं ID 1, नेम, और ठीक है बस नाम रेंडर करना है, ID 2, नेम, थ्री, नेम, ID 4, नेम। बताओ कोई जो पहले बताएगा उसका नाम लिखेंगे। कोबरा का है। कोबरा का है। अब इसको कैसे रेंडर करें, आता है आप लोगों को ये? लूप लगा, मैपिंग कर देते हैं, मैप लगा देते हैं सर। मैप लगा देते हैं। देखो हमने पिछली बार जावास्क्रिप्ट में क्या देखा था कि कोई भी अगर लिस्ट है, लिस्ट डॉट मैप किया, ये क्या आ गया, लिस्ट डॉट मैप किया और उसमें आइटम, और फिर यहाँ पे उसको रिटर्न कर देते हैं आइटम डॉट ID, आइटम डॉट नेम करके रिटर्न कर देते हैं। बट रिएक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे HTML विच इज़ JSX जावास्क्रिप्ट उसके अंदर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लिस्ट डॉट मैप करोगे तो देखो वो नॉर्मल उसको वाइट कलर में आ रहा है, वो उसको फंक्शन नहीं मान रहा। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पे लिस्ट डॉट मैप ही रेंडर हो गया। उसको लग रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट रेंडर करना है हमने। तो अगर JSX के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आप उसको करली ब्रैकेट्स में डालते हो, करली ब्रैकेट्स में डालोगे, अब ये उसको जावास्क्रिप्ट समझ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट और स्टूडेंट लिस्ट, अच्छा स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट और IDX यानी इंडेक्स, एरो फंक्शन हमने पढ़ा था। जी सर। अब यहाँ पे एक P टैग बनाते हैं, उसमें लेते हैं स्टूडेंट अगेन। अब ये देखो ये जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको क्या करना है, JSX। ये कैसे करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स। पहले यहाँ पे वो कर लेते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्या सिंटैक्स था इसका? हाँ सर सही है, सही है ना? डिव लिख दीजिए। हाँ लिख दीजिए सर। स्टूडेंट डॉट ID, सर एक सिंगल जाएगा, एक सिंगल ही रिटर्न होगा ना? हाँ सिंगल ही है ना। हाँ नहीं मतलब दो आगे ना सर, पैराग्राफ दो हो गए ना, तो दोनों वो को div एक में ही डिव रैप के हो अंदर जाएगा में ना, होना चाहिए। डिव में रैप होगा ना। हाँ हाँ सर। क्या एरर दिखा रहा है ये, ई चाइल्ड इन लिस्ट की। देखो लिस्ट रेंडर हो गई। यस सर।
ये जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट यहाँ पे रेंडर कर दी। आप लोगों ने असाइनमेंट किया है, आपको डिफरेंस दिख रहा है कि जो हमने डॉम मैनिपुलेशन में जो लिस्ट रेंडर करी थी और इसमें जो लिस्ट रेंडर कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? मैप यूज़ किया है, ये सिमिलैरिटी है, पर उसके अलावा की देना पड़ रहा है सर। की देना पड़ रहा है, एक डिफरेंस ये है। और ये की जो हमको देना पड़ा है ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा और रिएक्ट समझ आना चाहिए, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप बनाओगे तो ये की दे देना, पर इसकी ज़रूरत क्या है हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप रिएक्ट में लिस्ट रेंडर कर सकते हो। पर ये आईडी ऊपर आ रही है, फिर नाम नीचे आ रहा है, फिर आईडी ऊपर आ रही है, नाम नीचे आ रहा है। हम देखते हैं इसमें स्टाइलिंग किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे index.css app.css जैसे नॉर्मल CSS फाइल बनती है उस तरह से आप CSS फाइल बना सकते हो। स्टाइल्स नाम से एक फ़ोल्डर बना लो, इसमें एक फ़ाइल बना लो students list.css। अब इसको क्लास नेम दे देते हैं लिस्ट कंटेनर। ये हमको पता है क्लास की स्टाइलिंग इस तरह से की जाती है। आईडी यूज़ करी थी आपने, मे भी शायद ये कुछ बच्चों को ना बताओ, आईडी यूज़ करी थी तो हैश दिया था। अगर क्लास है तो फिर उसको डॉट कर सकते हो, डॉट करके यूज़ होता है। यहाँ एक काम करते हैं, इसको यहाँ दे देते हैं लिस्ट आइटम कंटेनर। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों नहीं आया ये क्यों नहीं आया? वन और विकास, टू हर्ष, ये सिंगल लाइन में क्यों नहीं आया? सर वो क्लास में भी इंपोर्ट नहीं हुई है। क्लास इंपोर्ट नहीं हुई है। देखो पिछली क्लास में हमने जब देखा था index.html इसमें नहीं है। इस तरह से हेड होता है और उसके अंदर लिंक करते हैं उसको, स्टाइल शीट को, CSS फाइल को। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, app.jsx में देखो import app.css, सिर्फ फाइल को इंपोर्ट करना है आपको। HTML में कहीं पे लिंक नहीं करना, सिर्फ फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लो उसको। इंपोर्ट, पहले इसमें से बाहर जाएंगे, स्टाइल्स स्टूडेंट list.css हो गया, सिंगल लाइन में आ गया। वन विकास, टू हर्ष, इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं। क्लास के अंदर ही गैप पैरामीटर डाल दीजिए ना, वो बच्चों का भी समझ नहीं आएगा ना। इसमें गए, एक और वो बना दो, मार्जिन राइट 5 पिक्सल। इस तरह से आप रिएक्ट में स्टाइलिंग करते हो। अब आईडी नंबर, सीरियल नंबर और नेम में गैप आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन राइट दे दिया। यहाँ स्टाइलिंग कर दी और यहाँ पे तो हमने देख लिया कि इसमें रिएक्ट में HTML कैसे रेंडर होगा। ये जो यहाँ पे हमने किया है ये तरीका है HTML रेंडर करने का। हमने देखा कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो अपडेट कैसे होगा। हमने देखा कि यूज स्टेट यूज़ करके हम डेटा अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देख लिया कि स्टाइलिंग किस तरह से होती है। जैसे नॉर्मल आप आईडी डिक्लेयर करते हो, क्लास नेम डिक्लेयर करते हो, वैसे ही इसमें करनी है। और CSS फाइल बनाओ, उसको लिंक कर दो। और भी तरीके होते हैं, इससे आसान तरीके हैं। ये जो हमने अभी किया है ये रिएक्ट का बेसिक हम पढ़ रहे हैं इसीलिए हमने किया है, बट एक्चुअली इससे भी आसान हो जाता है। इससे भी कम कोड और इससे भी कम टाइम आपको लगेगा और आप स्क्रीन पे
सारा कुछ जो आपको रेंडर करना है आप रेंडर कर पाओगे। वो हम आगे देखेंगे वो कैसे होता है।